नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं कानों में कंगना। कहानी है जो राधिका रमण प्रसाद सिंह की। यह कहानी संदेशपरक कहानी है। हमें संदेश देती है कि बुरी संगति किस प्रकार व्यक्ति का विनाश कर देती है। तो यह कहानी यूजीसी नेट में प्रस्तावित कहानी है। इस सत्र में हम कहानी के प्रमुख पात्र, प्रमुख कथन और समीक्षा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी में शाहाबाद, बिहार का एक स्थान है सूर्यपुरा, वहां पर हुआ। राधिका रमण प्रसाद सिंह जी ने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य रचना की है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, इन्होंने सभी विधाओं में साहित्य रचना की है। बिहार की एक प्रसिद्ध पत्रिका निकलती थी पहले, नई धारा हिंदी पत्रिका थी ये, उसका संरक्षण भी इन्होंने किया है, वही इसे प्रकाशित करवाते थे। प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, है ना, ये धर्मधुरी इनके 4 कहानी संग्रह हैं। सन 1962 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कब किया? 1962 ईस्वी में। तथा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वर्ष 1970 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। 24 मार्च 1971 ईस्वी में इनका निधन हो गया। संक्षिप्त में जीवन परिचय हमने अध्ययन किया है। इनकी प्रमुख 4 कहानी संग्रह हैं। कानों में कंगना जो कहानी है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? यह कहानी इंद्र पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1913 में। कौन सी पत्रिका? इंदु पत्रिका में। महत्वपूर्ण है। कहानी का नायक है जो नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। यह कहानी आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। प्रतिपाद्य कहानी के विषय क्या हैं? केंद्रीय पात्र कौन है? नरेंद्र है, एवं कथावाचक नरेंद्र जो है वह किरण से प्रेम करता है, उसके बाद से विवाह करता है और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण की प्राण त्याग के समय वास्तविकता एहसास होने की कहानी है। यहाँ प्राण आएगा, प्राण हो गया है। प्राण त्याग के समय वह जहाँ अध्ययन करता था, योगीश्वर एक गुरु थे, उनकी बेटी थी किरण, उससे वह प्रेम करता है। उसके बाद उससे विवाह और फिर उसके विवाह से विमुख हो जाता है। एक किन्नरी के प्रेम में पड़कर अपना सर्वस्व वह गवा देता है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में उसे फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य है प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना। जो पत्नी का प्रेम था उससे तो विमुख होता है और एक किन्नरी के प्रेम में फंस जाता है जहां उसे धोखा ही मिलता है। तो दुनिया में प्रेम, फरेब, छल और विश्वासघात होता है। जो लेखक का मूल उद्देश्य है वह है हमें अपने नैतिक मूल्यों को संरक्षित करना चाहिए, सत्य और ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को निर्वाह करना चाहिए। तो प्रमुख पात्र है कहानी की किरण जो कहानी की नायिका और नरेंद्र की पत्नी। उसके गुरु जो नरेंद्र की पत्नी है और उसके गुरु नरेंद्र जो पढ़ता था उनके गुरु हैं योगेश्वर, उनकी यह पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। जिस प्रकार प्रकृति सुंदर है उसी प्रकार वह नायिका भी बहुत सुंदर प्रतीत होती है। ये एक कथन दिया है, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। यानी जिस प्रकार आकाश में तारे सुंदर प्रतीत होते हैं उसी प्रकार उस नायिका की आंखें भी बहुत सुंदर थीं। आगे हम देखते हैं कि नरेंद्र कौन है। वो किरण का पति है। उसके पिता का ही एक शिष्य रहता है। उनके पिता
का एक शिष्य है और उससे वह खूब प्रेम करता है। बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर वह सब कुछ गंवा देता है। योगेश्वर कौन है? नरेंद्र के गुरु हैं। अन्य पात्र कौन कौन हैं? जूही है जो नरेंद्र के घर की नौकरानी है, किन्नरी जो खलनायिका के रूप में है कहानी में, और मोहन नरेंद्र का जान पहचान वाला एक व्यक्ति है। विशेष कहानी में क्या दिया गया है? अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा है कहानी की। इस कहानी में दो स्थानों की चर्चा की गई है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन किया गया है। गलत संगति का असर प्रदर्शित किया गया है कहानी के माध्यम से। प्रकृति की खूबसूरती और सौंदर्य का भी वर्णन है। आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध होता है बाद में नरेंद्र को। तो यह कहानी इन सब तथ्यों को प्रदर्शित करती है। समीक्षा में हम देखेंगे कानों में कंगना कहानी की समीक्षा है वो क्या है? राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। यह लेखक की एक यादगार रचना है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। कहानी का प्रारंभिक अंश अत्यधिक आकर्षक है किंतु बाद अंत बहुत दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार किया गया है कि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिलाओं के प्रेम के आकर्षण में डूबते हैं और उन्हें किस प्रकार बाद में पश्चाताप होता है उसका। तो इस कहानी के माध्यम से इन बातों को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र है वो किरण है जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही एक शिष्य नरेंद्र जो शिक्षा पूर्ण कर चुका था को सौंप दिया था, अर्थात उन दोनों का विवाह करा दिया। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चुंगल में फंस गया और उस पर मोहित हो जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बनाकर ले जाता है, उस किन्नरी को दे देता है। अपनी पत्नी के गहने, महिलाओं को तो अपने गहनों से बहुत अधिक प्रेम होता है और उसका पति झूठे बहाने बनाकर झूठी बातें कर कर अपनी पत्नी से गहने ले जाता है तो उस बात का भी उसे बहुत दुख होता है। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने खुल गया। किरण दुख के अथाह सागर में डूब गई तथा बिना कोई शिकायत किए हुए इस दुनिया से वह चल बसी। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे जो उसने पहले पहले अपने दिन कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से नगेंद्र हो गया है ये किरण से प्रश्न भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ है। किरण बताती है कि ये कंगन है। अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी का शीर्षक भी सार्थक होता है। किरण के दुनिया से जाने के बाद उसका जो पति है नरेंद्र को होश आता है। अब उसका नशा उतर चुका था, आंखों पर पड़ी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। वो अपने प्राण त्याग देती है, दुख के अथाह सागर में डूबकर और बाद में उसके पति को पश्चाताप होता है। तो कहानी का जो शीर्षक है, कहानी में जो मूल कथा वस्तु है वो यही है कि हमें सही समय पर सही कार्य करना चाहिए, बाद में पछताने से कोई प्रयास करने से भी कुछ नहीं होता। कहानी के जो प्रमुख कथन हैं वो कौन कौन से हैं? प्रमुख उद्धरण, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों में लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें नहीं पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, अब जीवित
रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ये प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया के इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी। मैं क्या बता सकूं। उसकी बारे में बात चल रही है। हम दूसरों से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अंतर्लहरी में मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। गोपियों को कभी स्वप्न भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी थी। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसी मुनीश जो धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों तब भी अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन अब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर वह जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। जगत का भी यही चाल है। यानी जो पानी के ऊपर बुलबुले आ जाते हैं, उनकी तुलना यहाँ पर इस संसार में व्यक्तियों से की गई है कि जिस तरह पानी के ऊपर बुलबुले आते हैं, क्षण भर दिखते हैं, बाद में डूबकर वो खत्म हो जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता। उस तरह संसार में व्यक्ति का भी वही हाल है। जगत का भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार को देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र का भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गईं। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गए। नरेंद्र के बारे में कथन कहा गया है कि नशा चढ़ा था जो प्रेम का किन्नरी के साथ वह उतर गया, पर बाद में जब वो नशा उतरा तब क्या रह गया, जीवन में सिर्फ अंधकार ही रह गया। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं था, है ना। तो कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलना चाहिए, अपने मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में पतन हो रहा है, गलत संगति का असर कर लें। गलत संगति का असर हमेशा गलत ही होता है। उसका परिणाम ही हमेशा अंधकार की ओर ही ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि सत्र अच्छा लगा हो आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।